भारत में जन्मे एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष किया, जिन्होंने बचपन में ही हमें सिखाया कि जीवन में कभी भी विफलताओं से, असफलताओं से कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, जिन्होंने कड़ी मेहनत करके अपना सपना साकार किया और भारत के टॉप साइंटिस्ट बने, जिन्होंने भारत के डीआरडीओ और इसरो जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवा दी और भारत को मिसाइलों का एक गिफ्ट भी दिया। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हर एक स्टूडेंट के आइडियल एपीजे अब्दुल कलाम सर, जिन्हें हम भारत में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया नाम से भी जानते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित उनकी ऑटोबायोग्राफी की एक स्टोरी स्ट्रॉन्ग रूट के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं इस स्टोरी के बारे में डिटेल में। तो जितने भी स्टूडेंट बंगाली वर्जन, हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन के जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, ताकि आपको भी एचएस की तैयारी में आपको भी हेल्प मिल सके और आप भी आपका एचएस की तैयारी टॉप नॉच ढंग से कर सके। स्टूडेंट एपीजे अब्दुल कलाम सर ने अपने जीवन काल में कई फेमस किताबें लिखी थी, जैसे इग्नाइटेड माइंड, इंडिया 2020 और विंग्स ऑफ फायर। तो क्लास 12 की सेमेस्टर 3 के इंग्लिश में जो स्टोरी आप लोगों का दिया गया है स्ट्रॉन्ग रूट, वो विंग्स ऑफ फायर ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। यानी इस स्टोरी में एपीजे अब्दुल कलाम सर ने अपने चाइल्डहुड यानी अपने बचपन के बारे में डिटेल में चर्चा की है कि उनका बचपन कैसा था, कैसे उन्होंने संघर्ष किया, उनके माता पिता कैसे थे, उनका बचपन कैसे बीता, ये सब बातें इस स्ट्रॉन्ग रूट जो स्टोरी है उसमें बताया गया है। यानी ये जो स्ट्रॉन्ग रूट जो स्टोरी है ये भी एक ऑटोबायोग्राफी है जो लिया गया है कौन सी किताब से? विंग्स ऑफ फायर से। तो आई एम श्योर आप इस पूरे स्टोरी को ध्यान से पढ़ेंगे और आपका एचएस का प्रिपरेशन और अच्छी तरह से करेंगे। बेंगली वर्सन हो তোমরা ভালো করেই শুনবে এই স্টোরিকে, যাতে তোমরাও বুঝতে পারো এবং তোমরাও এইচএস এর যে প্রস্তুতি সেটা ভালো করে করতে হয়। তোমাদের অনেকগুলি কমপ্লেন থাকে যে দাদা তো শুধু হিন্দিতে বলে, কিন্তু মনে রাখবে নলেজ যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ থেকেই নলেজ কিন্তু গ্রহণ করতে হয় এবং सीखते থাকতে হয়। तो आई एम श्योर তোমরাও বুঝেছো। तो सब लोग स्टोरी पढ़ने के लिए तैयार हो जाए और आइए स्टोरी शुरू करते हैं। तो आइए स्टूडेंट लाइन टू लाइन इस पूरे स्टोरी को पढ़ते हैं। आप लोग भी किताब लेके शुरू हो जाइए, पढ़ने लगिए और लाइन टू लाइन इस स्टोरी के सभी लाइंस को, सभी मीनिंग्स को आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। आप मेरे साथ ही पढ़ते रहिए और मैं जितना हो सके कोशिश करूंगा इस स्टोरी को आसान भाषा में आप लोगों को समझाने का। तो आप लोग भी किताब लेके आगे बैठ जाइए और आप लोग भी पढ़ने लग जाइए, क्योंकि हर एक वर्ड मीनिंग, हर एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको जानना पड़ेगा ताकि आप भी आपका प्रिपरेशन कर सके। डायरेक्ट सिर्फ स्टोरी सुना देने से इस स्टोरी को आप नहीं समझ पाओगे। यानी इस स्टोरी में बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छुपे हुए हैं जिसको आपको टिक भी करना पड़ेगा और नोट डाउन भी करना पड़ेगा। इसीलिए आप लोग भी, सब लोग किताब निकालिए और इसको मेरे साथ साथ पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो आइए स्टूडेंट इस स्टोरी को पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले हमें यह जानना होगा कि एपीजे अब्दुल कलाम यानी एपीजे अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम क्या था। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम था अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम। क्लियर हुआ? अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम, इनके बारे में पूरा नाम आप याद रख लीजिए। हम इन्हें शॉर्टकट में एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। स्टोरी को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आई वॉज बोर्न इन टू ए मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द ईस्ट वाइल मद्रास स्टेट। तो एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि मेरा जन्म मिडिल क्लास तमिल फैमिली में एक आइलैंड टाउन रामेश्वरम में मेरा जन्म हुआ था, जो पहले मद्रास कहा जाता था। तो एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कहां हुआ था? मिडिल क्लास तमिल फैमिली में रामेश्वरम में, जो पहले मद्रास कहा जाता था, वर्तमान में कहा जाता है तमिलनाडु। तो उनका जन्म हुआ था मिडिल क्लास तमिल फैमिली, कहां पे? रामेश्वरम में। माई फादर जैनुल आबिदीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। यानी मेरे पिताजी का नाम था जैनुल आबिदीन, जिनके पास फॉर्मल एजुकेशन यानी स्कूल के शिक्षा की कोई डिग्री नहीं थी और नॉर मच वेल्थ यानी उनके पास धन दौलत भी नहीं था। यानी स्कूली शिक्षा भी नहीं था और धन दौलत भी नहीं था। आगे वे लिखते हैं, डिस्पाइट दिस disadvantages
ही पॉजेस ग्रेट इनर विजडम एंड ट्रू जेनरोसिटी स्पिरिट, यानी स्कूली शिक्षा और खानदानी जो धन दौलत है ये ना होने के बावजूद भी मेरे पिताजी के पास बहुत ज्यादा विजडम यानी बहुत ज्यादा ज्ञान और बहुत जेनरोसिटी स्पिरिट यानी दूसरों की मदद करने की जो जज्बा, दूसरों की भलाई करने की, सेवा करने की बहुत ज्यादा जज्बा मेरे पिताजी के पास था। आगे वे लिखते हैं ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आशियम्मा, यानी उनके पास यानी मेरे पिताजी के पास आइडियल हेल्पमेट था यानी आदर्श पत्नी थी मेरी माँ आशियम्मा के रूप में। यानी एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी का नाम था जैनुल आबिदीन और उनके माताजी का नाम, मदर का नाम था आशियम्मा, जिन्हें वे आइडियल हेल्पमेट यानी आदर्श पत्नी कह रही हैं। आगे वे लिखते हैं I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together। यानी एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि मुझे अभी याद तो नहीं है कि मेरी माँ रोज कितने ही लोगों को फ्री में खाना खिलाया करती थी, लेकिन मुझे इतना जरूर याद है कि हमारे परिवार में जितने लोग थे उससे कई गुना ज्यादा तो बाहर के लोग हमारे घर में आते थे और मेरी माँ फ्री में उन्हें रोज खाना खिलाया करती थी। तो इतने अच्छे थे उनके पिताजी और माताजी। तो पिताजी का नाम क्या है? जैनुल आबिदीन, और माताजी का नाम क्या है? आशियम्मा। आगे कलाम लिखते हैं कि माई पेरेंट्स वेर वाइडली रिगार्डेड एज एन आइडियल कपल, यानी मेरे माता पिता को पूरे गांव में आदर्श पति पत्नी यानी आइडियल कपल माना जाता था। माई मदर्स lineages was more distinguished, one of her forebears having been bestowed the title of बहादुर by the British। यानी मेरे माता के जो lineages थे, मेरे मम्मी के जो खानदान था वो थोड़ा डिस्टिंग्विश था यानी जाने माने, विख्यात या थोड़े धनी थे, क्योंकि मेरे माताजी के किसी एक खानदान के किसी एक को अंग्रेजों ने बहादुर की टाइटल यानी बहादुर की उपाधि दी थी। तो ये बात याद रखिएगा कि उनके माता के लीनेजेस में यानी फोर बियर्स यानी फोर फादर्स में से किसी एक को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि दी थी? बहादुर की उपाधि दी थी। आगे कलाम लिखते हैं आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रन अ शॉर्ट बॉय विथ रैदर अनडिस्टिंग्विश लुक, यानी मैं बहुत सारे बच्चों में, उनके तो बहुत सारे भाई बहन थे, मैं बहुत सारे बच्चों में एक था छोटा हाइट का यानी शॉर्ट बॉय और अनडिस्टिंग्विश लुक यानी अजीब सा मेरा चेहरा था। born to a tall and handsome parents, यानी मेरे माता पिता टॉल एंड हैंडसम थे और उनका बेटा मैं थोड़ा अनडिस्टिंग्विश यानी अजीब सा दिखने वाला थोड़ा शॉर्ट हाइट का मैं बेटा था। We lived in our ancestral house यानी खानदानी घर, हमारी पुश्तैनी घर में रहा करते थे, which was built in middle of the 19th century। ये घर हमारा 19th century के मिडिल में यानी मिडिल ऑफ द 19th century 19वीं सदी के बीच में ये घर हमारा बना हुआ था। ये एंसेस्ट्रल घर में हम रहा करते थे। इट वॉज ए फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक। ये एक फेयरली यानी एकदम बहुत ज्यादा सफेद, लार्ज यानी बहुत ज्यादा बड़ा घर था जो चूना पत्थर और ईंट, लाइमस्टोन एंड ब्रिक्स, चूना पत्थर और ईंट से बना हुआ हमारा ये एंसेस्ट्रल हाउस यानी पुश्तैनी घर था। वहीं पर हम रहा करते थे। आगे वे लिखते हैं कि मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट ऑफ रामेश्वरम, यानी ये जो घर था ये लाइमस्टोन और ब्रिक से बना हुआ था और ये घर कहाँ था? मॉस्क्यू स्ट्रीट यानी मस्जिद के रास्ते में, कहाँ पे? रामेश्वरम में हमारा ये पुश्तैनी घर था। माई ऑस्टियर फादर यूज्ड टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कंफर्ट एंड लग्जरीज, यानी मेरे जो सिद्धांतवादी जो पिता थे वो सभी तरह के जो बेकार चीजें हैं जो घर में जरूरी नहीं है उसको अवॉइड करते थे यानी उसे घर में नहीं लाते थे। और however all the necessities were provided for in term of food, medicine और clothing, यानी हमारे घर में फालतू के जो कंफर्ट और लग्जरी जो आइटम है वो पिताजी नहीं लाते थे, अफोर्ड नहीं कर सकते थे। हमें तीन चीज भर भर के मिलता था यानी सब चीज हमें तीन रूप में मिलता था। क्या क्या? फूड यानी खाना,
मेडिसिन यानी दवाई और क्लॉथिंग यानी हमारे कपड़े, ये 3 चीज हमारे यहाँ पर कभी कमी नहीं होती थी। लेकिन बाहर के जो कंफर्ट और लग्जरी है, जो दिखावटी चीज है, वो हमें लेकिन पिताजी नहीं लाके देते थे। आगे वे लिखते थे, इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड मेटेरियली एंड इमोशनली। आगे एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे कि मेरा चाइल्डहुड, मेरा बचपन बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं सबसे छोटा था, तो मेरा बचपन बहुत ज्यादा सिक्योर यानी सुरक्षित था, बोथ मेटेरियली एंड इमोशनली, यानी मैं जो चीज चाहता था वो मिल भी जाता था, और इमोशनली यानी घर में सबसे ज्यादा प्यार भी मुझे ही मिलता था। तो ये अपने बचपन के बारे में एपीजे अब्दुल कलाम लिखते थे कि उनका जो बचपन था वो बहुत ज्यादा कैसा था, सिक्योर था। तो आई होप आप समझ रहे होंगे और मेरे साथ आप लोग बने रहिए। आगे की स्टोरी में लिखा है, आई नॉर्मली एट विथ माई मदर सिटिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द किचन, यानी मैं ज्यादातर अधिकतर अपने माता के साथ ही यानी मम्मी के साथ ही बैठ के खाना खाया करता था। कहां पे? किचन के फ्लोर के ऊपर, यानी जो किचन होता था, किचन के फर्श के ऊपर, फ्लोर के ऊपर बैठ के मैं मम्मी के साथ ही अधिकतर खाना खाया करता था। शी वुड प्लेस अ बनाना लीफ बिफोर मी, यानी सबसे पहले वो मेरे आगे बनाना लीफ यानी केला पत्ता रखती थी। ऑन विच सी देन लेड राइस एंड एरोमेटिक सांबर, यानी सबसे पहले उस केला पत्ता के ऊपर राइस यानी चावल भात वो रखती थी। उसके बाद एरोमेटिक सांबर, यानी आपको पता ही है साउथ इंडियन में एक सब्जी होता है सांबर, वो सांबर एरोमेटिक सांबर का मतलब होता है खुशबूदार सांबर, वो लगाती थी। अ वैरायटी ऑफ शार्प होममेड पिकल, यानी घर में बने शार्प यानी तीखा घर में बने होममेड पिकल अचार डालती थी। एंड अ डॉलप ऑफ फ्रेश कोकोनट चटनी, और थोड़ा सा फ्रेश यानी ताजा कोकोनट नारियल की चटनी डालती थी। ये सब खाना वो खाया करते थे। तो ये जो पार्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एपीजे अब्दुल कलाम किसके साथ बैठ के खाना खाते थे और खाने में वो क्या क्या खाते थे। आई एम श्योर हिंदी वर्सन, बांग्ला वर्सन और बाकी स्टूडेंट जो देख रहे हैं इसको समझ ही गए होंगे। तो क्या क्या खाते थे वो? सबसे पहले वो चावल रखते थे, चावल के ऊपर एरोमेटिक सांबर, घर में बने शार्प होममेड पिकल यानी घर में बने तेज झाल वाले यानी तीखा होममेड पिकल यानी घर में बने अचार, और फ्रेश अ डॉलप ऑफ फ्रेश कोकोनट चटनी यानी उसके ऊपर नारियल की चटनी वो रख के खाते थे। आई होप आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं। आगे वे लिखते हैं कि द शिवा टेम्पल विच मेड रामेश्वरम सो फेमस टू पिलग्रिम्स, यानी हमारे यहाँ पर एक शिवा टेम्पल था, यानी शिवा टेम्पल है जो पिलग्रिम्स यानी तीर्थ यात्री के लिए बहुत फेमस था। तो रामेश्वरम क्या के लिए फेमस था? शिवा टेम्पल के लिए। क्या के लिए? शिवा टेम्पल की। वॉज अबाउट 10 मिनट वॉक फ्रॉम आवर हाउस, यानी हमारे घर से 10 मिनट के वॉक पर था। यानी हमारे घर से शिवा टेम्पल की दूरी कितना था? चल के जाने पर कितना लगेगा? 10 मिनट लगेगा। चल के जाने पर शिवा टेम्पल कितना लगता था? 10 मिनट। आवर लोकेलिटी वाज प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम, यानी हमारा जो मोहल्ला था वो अधिकतर मुसलमानों का ही था, यानी मुस्लिम फैमिली ज्यादा रहते थे। बट देयर वर क्वाइट अ लॉट्स ऑफ हिंदू फैमिलीज टू, यानी हमारा जो लोकेलिटी था प्रीडोमिनेंटली यानी अधिकतर हमारा जो लोकेलिटी, हमारा जो मोहल्ला था वो प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम लोकेलिटी था। लेकिन इस लोकेलिटी में सिर्फ मुस्लिम नहीं रहते थे, लॉट ऑफ हिंदू फैमिलीज लिव टुगेदर, यानी हिंदू परिवार भी, बहुत सारे हिंदू परिवार भी एक साथ मिलजुल के रहते थे। तो लिविंग एमिकेबली विद देयर मुस्लिम नेबर्स, यानी हिंदू और मुस्लिम यानी दोनों परिवार एमिकेबली यानी मिलजुल के साथ, भाईचारे के साथ यहाँ पर रहते थे। देयर वॉज अ वेरी ओल्ड मॉस्क्यू इन आवर लोकेलिटी, यानी हमारे लोकेलिटी में, हमारे मोहल्ले में बहुत एक पुराना मॉस्क्यू यानी मस्जिद भी था। Where my father would take me for evening prayer, और मेरे पिताजी हर दिन मेरे पिताजी मुझे इवनिंग प्रेयर यानी दोपहर के जो प्रेयर है, प्रार्थना में, नमाज में मुझे मेरे पिताजी रोज लेके जाते थे। आगे वे लिखते हैं, आई हैड नॉट द फाइनेस्ट आइडिया ऑफ द मीनिंग ऑफ द अरबिक प्रेयर चैंटेड, मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं जो मस्जिद में जाता हूं हर रोज इवनिंग को, जो मेरे पिताजी लेके जाते थे, कि वहां पर अरबिक में क्या मंत्र बोला जा रहा है या क्या नमाज पढ़ा जा रहा है, मैं समझता नहीं था। मैं तो छोटा था ना, मुझे समझ में नहीं आता था कि अरबिक में क्या प्रेयर वहां बोला जाता था। बट आई वॉज टोटली कन्विंस्ड that they reached God, लेकिन इतना मुझे बचपन में ही पता था कि जो भी प्रेयर अरेबिक में बोला जा रहा है वो ईश्वर या खुदा तक जरूर पहुंच रहा होगा। आगे वे लिखते हैं, when my father came out of the mosque after the prayer, यानी जब मेरे पिताजी प्रेयर करके, नमाज पढ़ के जब मस्जिद से बाहर निकलते थे,
people of different religion would be sitting outside waiting of him. यानी बहुत सारे धर्म के लोग, बहुत सारे धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसे बहुत सारे धर्म के लोग मस्जिद के बाहर बैठे रहते थे, मेरे पिताजी का वेट करते थे. मुझे पता ही नहीं लगता था कि क्यों वेट करते थे मेरे पिताजी का. Many of them offered a bowl of water to my father. बहुत सारे लोग तो मेरे पिताजी को एक कटोरा पानी लाके देते थे, यानी एक कटोरा भर में बाउल ऑफ वाटर लेके आते थे मेरे पिताजी के सामने. बहुत सारे लोग ऐसे मस्जिद के बाहर मेरे पिताजी का इंतजार करते थे. उसके बाद क्या है? माई फादर वुड डिप हिज फिंगर टिप इन देम एंड से अ प्रेयर. उसके बाद क्या करते हैं? मेरे पिताजी उस बॉल ऑफ वाटर में, यानी उस पानी के कटोरे में फिंगर डुबाते थे, यानी उंगली डुबाते थे और कुछ मंत्र पढ़ते थे. ऐसे पानी फूकना जैसे बोलते हैं ना, उसको पवित्र करते हैं. बहुत सारे लोग ऐसे करते थे, आप लोग को पता ही होगा. तो मेरे पिताजी उस बॉल ऑफ वाटर में अपना उंगली डुबाते थे और कुछ एक मंत्र पढ़ते थे. उसके बाद क्या होता था? दिस वाटर देन कैरिड होम फॉर इनवैलिड. इसके बाद वे लोग क्या करते थे? ये जो पवित्र जल होता था, होली वाटर जो होता था, ये वो घर ले जाते थे और इनवैलिड्स को पिलाते थे. इनवैलिड मतलब जो लोग मतलब बीमार हैं, जो लोग दुखी हैं, बीमार, इनवैलिड कहा गया है इनको. असुस्थ हो जेटा के बोला है, माने जो बीमार है, इन लोगों को ये होली वाटर पिलाया जाता था. आई ऑल्सो रिमेंबर पीपल विजिटिंग आवर होम टू ऑफर थैंक आफ्टर बीइंग क्यूर्ड. मुझे आज भी याद है कि कुछ लोग तो ठीक होने के बाद, बीमारी से ठीक होने के बाद मेरे घर आते थे मेरे पिताजी को शुक्रिया बोलने के लिए, मेरे पिताजी को धन्यवाद बोलने के लिए. मुझे यह भी याद है, माई फादर ऑलवेज स्माइल्ड एंड आस्क्ड देम टू थैंक अल्लाह द मर्सीफुल. उसके बाद जब लोग मेरे पिताजी को धन्यवाद बोलते थे तो मेरे पिताजी मुस्कुरा कर कहते थे कि मुझे धन्यवाद मत करो, उस अल्लाह को, उस ईश्वर को धन्यवाद करो, उनके कारण ही तुम ठीक हुए हो. आगे की स्टोरी में लिखा है, द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल पक्षी लक्ष्मण शास्त्री वॉज ए वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माई फादर्स. यानी जो शिवा टेम्पल था, रामेश्वरम के शिव मंदिर का जो हाई प्रीस्ट था, हाई प्रीस्ट यानी सबसे बड़े जो पंडित थे, जिनका नाम है पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, यानी रामेश्वरम के शिव मंदिर के हाई प्रीस्ट यानी बड़ो पंडित, यानी बड़े पंडित का क्या नाम था? पक्षी लक्ष्मण शास्त्री वॉज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माई फादर. यानी मेरे पिताजी के सबसे क्लोज फ्रेंड थे, यानी बेस्ट फ्रेंड थे. याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी के बेस्ट फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड का नाम क्या था? पक्षी लक्ष्मण शास्त्री. ये बहुत क्लोज फ्रेंड थे. वन ऑफ द मोस्ट विविड मेमोरीज ऑफ माई अर्ली चाइल्डहुड इज of the two men each in tradition attire discussing spiritual matters. यानी मुझे आज भी याद है कि दो अलग अलग धर्म के लोग, दो अलग अलग जाति, दो अलग अलग अटायर, यानी एपीजे अब्दुल कलाम एक कट्टर मुसलमान और यहाँ पर पक्षी लक्ष्मण शास्त्री एक कट्टर हिंदू. दोनों की धर्म अलग, दोनों की संस्कृति अलग, दोनों का रहन सहन, दोनों का अटायर यानी दोनों का पहनावा अलग, फिर भी वो लोग क्लोज फ्रेंड थे और रोज दिन एक दूसरे के साथ स्पिरिचुअल मैटर यानी आध्यात्मिक धार्मिक बात को लेकर हमेशा डिस्कस करते रहते थे. इतना अच्छा था हमारा गांव और हमारा कल्चर. आगे वे लिखते हैं कि when I was old enough to ask question, I asked my father about the relevance of prayer. बहुत इंपॉर्टेंट है. When I old enough यानी जब मैं इतना बड़ा हो गया कि अपने पिताजी से सवाल पूछ सकूं, तो एक दिन मैंने अपने पिताजी से सवाल पूछ लिया कि व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ प्रेयर. यानी पिताजी, हम रोज प्रार्थना नमाज क्यों करते हैं? क्या महत्व है इसका? यानी আমরা প্রতিদিন নামাজ পড়ি কেন? হোয়াট ইজ দ্য রেলেভেন্স অফ প্রেয়ার? আমরা প্রেয়ার বা প্রার্থনা করি কেন? আমাকে একটু বলেন. আমরা প্রতিদিন নামাজ পড়তে এখানে আসি বিকাল বেলায়, यानी रोज हम लोग सांझ में यहाँ पर नमाज पढ़ने आते हैं, कि नमाज पढ़ते क्यों हैं? तो मैंने एक दिन अपने पिताजी को पूछ ही लिया कि व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ प्रेयर. तो क्या हुआ इसके बाद? देखो, मेरे पिताजी, माई फादर टोल्ड मी देयर वॉज नथिंग मिस्टेरियस अबाउट द प्रेयर. यानी मेरे पिताजी ने कहा कि प्रार्थना में कोई रहस्य नहीं है. rather prayer made possible communion the spirit between people. यानी मेरे पिताजी ने कहा कि प्रेयर में कोई रहस्य नहीं है, प्रेयर के द्वारा ही हम लोग कम्युनियन यानी कनेक्ट हो सकते हैं. प्रेयर के द्वारा ही हम लोग क्या कह सकते हैं? कनेक्ट हो सकते हैं. स्पिरिट बिटवीन पीपल यानी उस
ईश्वर से हम प्रेयर के द्वारा ही हम लोग क्या हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। यानी जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर तक हमारी प्रार्थना पहुंचती है और हम ईश्वर के साथ प्रार्थना के द्वारा जुड़ सकते हैं। इसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी ने उन्हें बताया कि व्हेन यू प्रे, ही सेड, यू ट्रांसेंड योर बॉडी एंड बिकम अ पार्ट ऑफ द कॉस्मोस। यानी जब भी हम प्रार्थना करते हैं हम अपने बॉडी को ट्रांसेंड करते हैं, यानी अपने बॉडी को चेंज करते हैं, पवित्र करते हैं, और ये जो पवित्र जो शरीर होता है वो विश्व ब्रह्मांड ईश्वर का हिस्सा बन जाता है, जो किसी से भी धन, दौलत, जाति और एज के आधार पर ईश्वर किसी से भी भेदभाव नहीं करता। तो इतना अच्छा ज्ञान एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी ने, इतना अच्छा ज्ञान बचपन में ही उन्हें दिया था। आगे की स्टोरी में लिखा है, माई फादर कुड कॉन्वे कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल मैटर इन वेरी डाउन टू अर्थ तमिल लैंग्वेज। यानी मेरे पिताजी धर्म की बहुत सारी जटिल बातों को बड़ी ही आसानी से तमिल भाषा में समझा सकते हैं। यानी मेरे पिताजी धर्म की जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, जो साधारण लोगों को समझ में नहीं आती, कॉम्प्लेक्स बातें होती हैं, जटिल बातें होती हैं, उनको बहुत ही आसान भाषा में, तमिल भाषा में वो समझा सकते थे। वे हमेशा हमें कहते थे कि जीवन में चाहे मुसीबतें ही क्यों ना आए, जीवन में चाहे तुम अच्छा कर्म करो या बुरा कर्म करो, हमेशा ये बात याद रखना कि वो जो ऊपर वाला है, वो जो खुदा है, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और हमेशा तुम्हें सहायता करता रहेगा। तो ये बात मेरे पिताजी हमेशा मुझे कहा करते थे। इसके बाद मेरे पिताजी कहते थे कि यदि तुम्हारे अंदर ही खुदा छुपा हुआ है, तुम्हारे भीतर ही यदि भगवान बास करे थके, तुम्हारे भीतर ही यदि खुदा का अंश छुपा हुआ है, इसीलिए जीवन में चाहे मुसीबतें आए, प्रॉब्लम्स आए, संकट आए या कोई भी परेशानी आए, इसीलिए इन परेशानियों से, इन मुसीबतों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। यानी मेरे पिताजी ने बचपन में ही मुझे सिखाया था कि मुसीबतों से हमेशा लड़ते रहना और मुसीबतों से घबराना मत और भागना मत। इसीलिए एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी ने ऑलवेज कहा था कि एडवर्सिटी ऑलवेज प्रेजेंट द अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रोस्पेक्शन। यानी मेरे पिताजी ने बचपन में ही मुझे सिखाया था कि एडवर्सिटी यानी मुसीबतों से ही हमें मौका मिलता है हमें जानने का। एडवर्सिटी ऑलवेज प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रोस्पेक्शन। यानी एडवर्सिटी से यानी मुसीबतों से ही इंसान की असली पहचान होती है और इंसान को मौका मिलता है अपने आप को जानने का। इसके बाद स्टोरी में आगे लिखा है कि व्हाई डोंट यू से दिस टू द पीपल हु कम टू यू फॉर हेल्प एंड एडवाइस। यानी एपीजे अब्दुल कलाम अपने पिताजी से कहते हैं कि आप यही बातें जो मुझे बताया है आपने कि कभी भी मुसीबतों से हार नहीं मानना चाहिए, हमेशा लड़ते रहना चाहिए, ईश्वर तो तुम्हारे साथ ही है, तो हमेशा मुसीबत से ही अपने आप को ही पहचान होते हैं। तो आप यही सब बातें उन लोगों को क्यों नहीं कहते जो लोग रोज आपसे हेल्प मांगने आते हैं, जो बाउल ऑफ वाटर लेके आते हैं, जो हमारे घर में आके खाना खा के जाते हैं, उन लोगों को ये बातें क्यों नहीं समझाते कि मुसीबतों से लड़ो जाके, ईश्वर तो तुम्हारे साथ ही है। तो ये बातें आप क्यों नहीं कहते। तो एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी क्या करते हैं, उनके कंधे के ऊपर हाथ रखते हैं और उनको समझाते हैं कि इंसान की एक फितरत होती है, यानी इंसान की एक आदत होता है कि इंसान जब भी अकेला होता है तो वो दोस्त यानी साथ ढूंढता है। इंसान जब भी मुसीबत में होता है तो इंसान क्या करता है, ऐसे इंसान को ढूंढता है जो उसे मुसीबत से हटाए। इंसान जब भी तकलीफ में होता है यानी पेन में जब भी होता है तो ऐसे इंसान को ढूंढता है जो उसे सही रास्ता दिखाए। तो एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि मैं बस उन लोगों को सही रास्ता दिखा रहा हूं, उन लोगों की मदद करके, उन लोगों को प्रेयर करके सही रास्ता दिखा रहा हूं। ये अच्छा काम तो नहीं है लेकिन मुझे उन लोगों की इतनी मदद तो करनी ही चाहिए। ये कह के वो एपीजे अब्दुल कलाम को सिखाते हैं कि वे ये बात उन असहाय लोगों को, गरीब लोगों को नहीं कह सकते, वे बस उनका सपोर्ट कर रहे हैं और उनके दुख दर्द में उनका दुख दर्द बांट रहे हैं। तो ये जो आंसर वो देते हैं इससे एपीजे अब्दुल कलाम का हृदय भर जाता है यानी दिल भर जाता है कि इतने अच्छे थे उनके पिताजी। इसके बाद दोस्तों आगे लिखा है, आई रिमेंबर माई फादर स्टार्टिंग हिज डे एट 4 AM बाय रीडिंग द नमाज बिफोर डॉन। यानी मेरे पिताजी दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे उठकर करते थे, यानी दिन की शुरुआत सुबह के 4 बजे, सुबह होने के 4 बजे सुबह वो उठ जाते थे और दिन की शुरुआत करते थे नमाज
पढ़कर। आफ्टर द नमाज ही यूज्ड टू वॉक डाउन टू अ स्मॉल कोकोनट ग्रोव वी ओन्ड अबाउट 4 miles फ्रॉम आवर हाउस। उसके बाद नमाज पढ़ने के बाद वो एक कोकोनट ग्रोव, हमारा छोटा सा नारियल का कोकोनट ग्रोव यानी नारियल का एक छोटा सा बगीचा था, वहां तक वो पैदल चलने जाते थे। हमारे घर से 4 मील की दूरी पर था ये कोकोनट ग्रोव यानी कोकोनट का बगीचा। ही वुड रिटर्न विद अ डजन ऑफ कोकोनट टाइड टुगेदर थ्रोन ओवर हिज शोल्डर, यानी वो वापस आते थे करीब 1 डजन कोकोनट लेकर अपने शोल्डर में झुलाकर, 1 डजन करीब 10, 11, 12 जो कोकोनट है वो लेकर मेरे पिताजी घर आते थे। एंड ओनली देन ही वुड हैव हिज ब्रेकफास्ट, और उसी के बाद वो अपना ब्रेकफास्ट भी करते थे। दिस रिमेन्ड हिज रूटीन इवन ही वॉज इन हिज लेट 60s। ये मेरे पिताजी का रोज का रूटीन था जब वो लेट 60s में भी पहुंच गए, यानी 60 साल के पार भी जब वो चले गए, 60 साल के पार तक मेरे पिताजी का रोज का रूटीन था कि वो सुबह 4 बजे उठते, नमाज पढ़ते, फिर 4 मील दूर पैदल चलने जाते थे जहां पर एक छोटा सा हम लोग का कोकोनट का ग्रोव यानी कोकोनट का बगीचा था। उसके बाद 10, 12, 1 डजन कोकोनट अपने कंधे में, शोल्डर में झुला के आते थे, और उसके बाद ही मेरे पिताजी क्या करते थे, ब्रेकफास्ट करते थे। तो ये जो मेरे पिताजी का रूटीन था ये कब तक था, लेट 60s तक, यानी 60 साल के बाद तक ये रेगुलर मेरे पिताजी का क्या था, एक रूटीन था। तो सभी लोग समझ गए। आगे वे कहते हैं, आई हैव थ्रू आउट माई लाइफ ट्राइड टू इमुलेट माई फादर इन माई ओन वर्ल्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मेरे पूरी जिंदगी मैंने अपने दुनिया यानी एपीजे अब्दुल कलाम का दुनिया, एपीजे अब्दुल कलाम का वर्ल्ड था साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी मैं केवल मेरे पिताजी के बताए गए रास्तों पर ही चलता था और मेरे पिताजी के बताए गए सभी चीजों को ही याद रखता था। आई हैव endeavored to understand the fundamental truths revealed to me by my father, यानी मैं समझ गया था जो मेरे फंडामेंटल ट्रूथ यानी मौलिक जो सच्चाई मेरे पिताजी ने मुझे बचपन में सिखाया था, इसी को मैं बचपन में ही समझ गया था। एंड फील कन्विंस्ड दैट देयर एग्जिस्ट अ डिवाइन पावर, और मुझे पता था कि इस धरती पे, इस दुनिया पर कोई दैवीय शक्ति, कोई ना कोई एक ऐसी ताकत शक्ति जरूर है that can lift one up from confusion, misery, melancholy and failure, जो इंसान को अकेलेपन से, समस्या से, परेशानी से, कष्ट से एक न एक दिन बाहर निकालती है। ऐसी शक्ति इस पृथ्वी पर है। मैं मानता था, मैं साइंटिस्ट होकर भी मेरे पिताजी के सिखाए गए बातों को मानता था कि इस दुनिया में, इस धरती पे ऐसी कोई शक्ति जरूर है जो इंसान को मुसीबत से, परेशानी से, अकेलेपन से, दुख से, दर्द से, कष्ट से एक न एक दिन बाहर जरूर निकालती है। And once an individual serves his emotional and physical bond, he is on the road of freedom, happiness and peace of mind। यानी जब उस डिवाइन शक्ति से एक इंसान मिल जाता है तो उसे जीवन में खुशी और एक शांति का एहसास जरूर होता है। तो इस स्टोरी, ये जो स्टोरी है वो यहीं पर खत्म होती है। यानी इस स्टोरी से आप क्या समझे? इस स्टोरी से हमें यह सिखाया गया है कि एपीजे अब्दुल कलाम, इस स्टोरी का नाम क्या है? स्ट्रॉन्ग रूट। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? शक्तिशाली। रूट का मतलब क्या होता है? पेड़ों का जड़, पेड़ों का जड़, যেটাকে বাংলায় কি বলে? শিকড়, पेड़ों का जड़। तो स्ट्रॉन्ग रूट यानी एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि मैंने जीवन में इतना जो सक्सेस हासिल किया, इतना बड़ा साइंटिस्ट बना, भारत का राष्ट्रपति बन गया, यानी मैं जो इतना बड़ा पेड़ बन पाया, यानी इतना बड़ा जो मैं सक्सेसफुल इंसान बन पाया, इसके पीछे मेरे माता पिता का हाथ था। यानी मेरे माता पिता जो मेरे जड़ थे, मेरे रूट जो थे, जे मेरे माता पिता जो थे, जिन्होंने मुझे बचपन से जो वैल्यूज सिखाया, जो मुझे संस्कार दिए, जो मुझे बातें सिखाई, तो मेरे माता पिता ने मेरा जड़, यानी मेरा माता पिता ने मेरे जो, मैं छोटा सा एक बच्चा था, है ना, छोटा सा एक पेड़ की तरह बच्चा था मैं, तो मेरे माता पिता के संस्कारों ने मेरा जड़ इतना मजबूत कर दिया कि मैं एक बड़ा पेड़, सक्सेसफुल इंसान बन पाया। इसीलिए इस स्टोरी का नाम है क्या? स्ट्रॉन्ग रूट। समझ गए आप लोग? सभी लोग समझे? बांग्ला ভার্সনে বুঝেছো যে আমার মা বাবারা যে কথাগুলি, যে নিয়ম বা যে কথাগুলি আমাকে ছোটবেলা থেকে শিখিয়েছে, তার ফলে আমার শিকড়, তার ফলে আমার যে এই রুট, এটা স্ট্রং হতে পেরেছে, আর আমি জীবনে এত ভালো বা এত সাকসেসফুল বা এত সাফল্য অর্জন করতে পেরেছি। এটা কিন্তু एपीजे अब्दुल कलाम এই স্টোরির মাধ্যমে কিন্তু আমাদেরকে শেখাচ্ছেন। তো आई होप मैंने बहुत ही आसान भाषा में सभी स्टूडेंट को ये जो स्ट्रॉन्ग रूट
ऑटोबायोग्राफी है ये समझाने का प्रयास किया। भूल चूक अगर हुआ हो तो जो सीनियर अगर देख रहे तो माफ कर दीजिएगा। मैंने सहज सरल भाषा में स्टोरी को सबको समझाने का प्रयास किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि मेरे कितने स्टूडेंट या बाहर के जितने भी लोग हैं, वेस्ट बंगाल बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं जो एचएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो किस मैटर पे अगला वीडियो चाहते हैं इसके बारे में बताइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि हम भी ग्रो हो सके और आपको नया नया वीडियो और नया नया तरीके से हम लोग आपको शिक्षा दे सके और कंटेंट बहुत बढ़िया बना सके हम लोग। तो आप लोग हमारा सपोर्ट करते रहिए, हम भी नया नया वीडियो और नए नए तरीके से कंटेंट जो है, वीडियो जो है हम लोग पोस्ट कर सके। तो ये एक छोटा सा प्रयास था आज, मतलब डायरेक्ट ये वीडियो को आप लोगों को एक्सप्लेनेशन करना था। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट में लिखिए और इस वीडियो को जल्द से ज्यादा शेयर कीजिए। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो। ये कहते हुए ही आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।